हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आय और रोजगार चैप्टर का पार्ट नंबर 8। इससे पहले ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर मैं 7 पार्ट आपके लिए बना चुका हूं, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को आपके लिए कवर करवाया है। तो क्योंकि इस चैप्टर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ रहे हैं, इसलिए आज की क्लास के अंदर भी एक छोटा सा टॉपिक मैंने उठाया है। बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक एक नंबर में कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो 2 चीजें आज मैं कवर करवाने वाला हूं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आय और रोजगार का निर्धारण पार्ट नंबर 8 आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा प्रभावी मांग। तो प्रभावी मांग का मतलब क्या होता है? समग्र मांग का वह स्तर जो पूर्ण रोजगार कहां पर होता है भाई? पूर्ण रोजगार वहां पर होता है जहां पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होती है। कुल मिलाकर बात यह है कि जहां पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर हो जाए, यानी कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर हो जाए, उस स्तर पर जो मांग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रभावी मांग कहते हैं। बस इतनी सी बात ये बताना चाह रहा है। और पूर्ण रोजगार भी कहां पर होता है? जहां समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति होती है। अब 2 छोटी सी बातें और भी हम पढ़ने वाले हैं। एक हम पढ़ने वाले ऐच्छिक बेरोजगारी और एक हम पढ़ने वाले अनैच्छिक बेरोजगारी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब वो इंसान होता है जो कोई काम नहीं कर रहा होता है, जो कोई लिविंग अर्न नहीं कर रहा होता है, उसे हम बेरोजगार कहते हैं। तो ऐच्छिक बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जब बंदा अपनी मर्जी से बेरोजगार होता है, ठीक है। श्रम शक्ति के उस भाग या उन लोगों की ओर संकेत करता है। श्रम शक्ति का मतलब जो लोग हमारे देश के अंदर काम करने के लायक हैं, वो हमारे देश के क्या है? श्रम शक्ति है, ठीक है। श्रम शक्ति के उस भाग को या उन लोगों को संकेत करता है जो काम उपलब्ध होने पर, यानी कि उनको काम मिल सकता है अगर वो चाहे तो, और वो काम करने के लायक भी है, यानी एबल टू वर्क भी है, होने के बावजूद काम करने को तैयार नहीं है। यानी कि ये ऐच्छिक बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति होती है जिसके अंदर हमारे श्रम शक्ति के उन लोगों को शामिल किया जाता है जो काम होने के बावजूद भी काम करने के लिए तैयार नहीं है, अर्थात वे अपनी इच्छा से बेरोजगार होते हैं। तो 2 बातें इसके अंदर हमने समझ ली। यह वास्तव में बेरोजगारी की समस्या नहीं है। ऐसे लोगों को वास्तव में बेरोजगार कहा ही नहीं जाता। अगर कोई इंसान एबल टू वर्क है, काम करने के लायक है, ठीक है, और मार्केट के अंदर काम अवेलेबल भी है, लेकिन फिर भी वो काम नहीं करना चाहता, तो ऐसी स्थिति को हम बेरोजगारी कैसे कह सकते हैं? इसलिए ऐसे लोगों को देश की श्रम शक्ति में शामिल नहीं किया जाता है। तो ऐच्छिक बेरोजगारी में हमने समझा कि उन लोगों को शामिल किया जाता है जो अपनी इच्छा से बेरोजगार है, जबकि दूसरी ओर इसका उल्टा हो जाएगा अनैच्छिक बेरोजगारी। वह स्थिति है जब लोग मजदूरी की चालू दर पर काम करने को तैयार हैं, परंतु फिर भी उन्हें काम नहीं मिलता। कह रहा है कि अनैच्छिक बेरोजगारी वे बेरोजगारी है जिसमें लोग काम करना तो चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा है। अंतर का महत्व, ठीक है। अब ऐच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी में हम ये अंतर करते क्यों हैं? इसके पीछे क्या रीजन है? देश में बेरोजगारी की मात्रा जानने के लिए केवल अनैच्छिक बेरोजगारी को शामिल किया जाता है। अगर हमें निकालना है ना देश में वास्तव में कितनी बेरोजगारी है, तो उन लोगों को हम शामिल नहीं करते जो अपनी इच्छा से बैठे हुए हैं, उनको तो हम बेरोजगार मानते ही नहीं है। हम सिर्फ शामिल किनको करते हैं? जो काम करना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा, यानी कि अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐसे लोगों को देश की बेरोजगारी निकालते टाइम शामिल किया जाता है, और देश की बेरोजगारी निकालते टाइम उन लोगों को शामिल नहीं किया जाता जो अपनी इच्छा से बैठे हुए हैं, जो काम करना ही नहीं चाहते, यानी कि ऐच्छिक बेरोजगारी। तो आज की क्लास के अंदर बच्चों 2 टॉपिक था, प्रभावी मांग, ऐच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी, ठीक है।